हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न बेस चैनल पर, जिसमें आज हम लोग फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को कवर करने जा रहे हैं। और यह मॉक टेस्ट आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा और यह आपका प्रैक्टिस सेट एग्जाम बेस्ड टेस्ट है। प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे देना चाहते हैं। अगर आप लोग नोट्स के लिए सर्च कर रहे हो तो आप लोग डाउनलोड कीजिए लर्न विद डिफेंस फ्री ऐप को। वहाँ पर आपको सारे नोट्स फिजिक्स के फ्री में अवेलेबल हैं। आप जाइए, उन्हें रीड कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपने प्रिपरेशन को एक लेवल अप ले जाइए। और सारी पीडीएफों को ढूंढने में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। और सेकंड ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लर्न में ऑनलाइन टेस्ट है, फ्री में प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना होगा और अपने आंसर को चेक करना होगा आपने सही सोचा था या नहीं। और फिर आप लोगों को एंड में अपना स्कोर हमें शेयर करना है। और आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा हर बार की तरह, तो आप लोगों को उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो प्लीज़ कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का विमीय सूत्र है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर चेक कीजिए। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी m1l²t-2 को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। तो यहाँ पर आप लोगों से पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, यानी जितनी भी एनर्जी है उनमें से किसी का भी आपसे डायमेंशन फॉर्मूला पूछ ले वह सेम रहेगा। एनर्जी आप लोगों की एबिलिटी होती है वर्क को करने की, तो वह आपका डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क के बराबर होगा। सिंपल से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेंगे। और वह आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स आप लोगों का फॉर्मूला होता है ml_t-2 और डिस्टेंस हो गई या डिस्प्लेसमेंट हो गया आप लोगों का l, तो ये क्या हो जाएगा ml²t-2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, विद द यूनिफॉर्म स्पीड द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी, यानी कि एक समान चाल के साथ अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी 0 को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा जो वर्क किया जाएगा वह 0 होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोगों की सेंटर में एक्ट करती है, सेंटर की डायरेक्शन में होती है। और जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो आप लोगों का परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, यानी कि कुछ टेंजेंशियली। तो इन दोनों के बीच में एंगल होता है आपका 90 डिग्री का। और वी नो दैट W बराबर क्या होता है FS cos थीटा। थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो गई तो जो वर्क डन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा वह क्या होगा 0 होगा। और यह आपका सर्कुलर के लिए हमेशा ट्रू रहेगा। लेकिन अगर आपकी जो पाथ है वो अगर इलिप्टिकल है, लाइक अर्थ जो रोटेट करती है अपने ऑर्बिट में वो इलिप्टिकल है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा वर्क डन होगा वह कुछ होगा, यानी कि 0 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 0.9 किलोग्राम एट अ रेस्ट फॉर 10 सेकेंड। इफ द बॉडी मूव अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज, यानी कि एक नियत बल द्वारा 0.9 किलोग्राम के निकाय पर 10 सेकेंड के लिए विराम अवस्था वाली निकाय पर बल लगाया जा रहा है। तो वह निकाय अगर 250 मीटर की दूरी तय कर लेता है तो बल का परिमाण क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, वीडियो को पॉज कीजिए और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए और अपनी डिमांड भी शेयर कीजिए कि आप लोगों को नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट किसके ऊपर चाहिए। आई होप आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। जिनसे नहीं हुआ वो लोग देख लीजिए किस तरीके से करना है। और जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी 4.5 न्यूटन को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। किस तरीके से, जैसे कि आप सभी को पता है फोर्स बराबर क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिएगा एक्सेलरेशन। तो गिवन क्या है सबसे पहले वो लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपको मास गिवन है 0.9 किलोग्राम और एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या क्या दे रखा है उसके हिसाब से आप लोग निकाल पाओगे। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस दे रखी है और यहाँ पर हमें टाइम दे रखा है। और जो बॉडी है वो रेस्ट पर है, यानी कि U आपका 0 हो गया। S आपको दे रखी है 250 मीटर और जो टाइम है वो आपका दे रखा है 10 सेकेंड्स। क्लियर है। तो यहाँ से हम किस तरीके से A की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, ठीक है, ऐसा हमें पता है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो फिर से हमारे सामने वही फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, तो हमारी दोनों इक्वेशन फेल हो जाती हैं। अब बचती है सेकेंड इक्वेशन। तो S = UT + ½ ET² यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। तो लगा देते हैं, U आपका 0 हो गया और 1/2। A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, T की वैल्यू 10 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100। 2 से ये 50 टाइम और S की वैल्यू आपको दे रखी है 250। तो A 50 बराबर 250। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से आपका एक्सेलरेशन आ चुका है। 5 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा 4.5 न्यूटन। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ मूविंग बॉडी इट्स मोशन इज रिटार्डेड देन द वर्क डन इज, यानी कि जब किसी चलते निकाय पर बल लगाया जाता है तो उसकी गति मंद हो जाती है, रिटार्डेशन हो जाता है, तो जो किया गया कार्य था वह क्या है। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। मान के चलिए ये आपकी कोई बॉडी है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है बी वेलोसिटी से, और इस पर एक फोर्स लगाई जा रही है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे इसका जो मोशन है वो रिटार्ड हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है। तो जो वर्क डन होगा वह क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। जो एंगल होगा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो जो थीटा हो गया वो कितना हो गया, 180 डिग्री, और वी नो दैट डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू 180, तो विच इज इक्वल टू नेगेटिव एफ एस, यानी कि जो वर्क डन होगा वो आपका क्या होगा, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल ऑफ अनइक्वल मासेज इज, यानी कि जो असमान द्रव्यमान के दो कणों की प्रणाली का केंद्रीय द्रव्यमान होगा। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी एट द सेंटर ऑफ टू पार्टिकल को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर रॉन्ग है, और जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी क्लोजर टू हैवियर पार्टिकल को चुना है उन सभी का आंसर राइट है। तो COM को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताएंगे आपको, सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों का पहले लिख लेते हैं। जैसे कि आपके दो मास हैं, एक M1 एक M2, जिनकी बीच की दूरी r है, और ये आपका 2D प्लेन में है, तो ये हमारा 0,0, यानी जहां से हम कैलकुलेट करना चाहें M1 से M2 पर या M2 से M1 के लिए निकालेंगे सेंटर ऑफ मास, तो वह क्या होगा। अगर ये दोनों इक्वल मासेस हैं तो सेंटर पे आ जाएगा, लेकिन दोनों इक्वल मासेस नहीं है तो कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये r दूरी पर हो गया और ये y एक्सिस यानी 0 हो जाएगा। तो जो COM होगा वह क्या हो जाएगा, M1 इंटू 0 प्लस M2 इंटू R ओवर M1 प्लस M2, सिंपल है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 0, M2R रहेगा, यानी जहाँ से आपको कैलकुलेट करना है वह आपको ओरिजिन मानना है और सेकंड वाले मास को आपको मल्टीप्लाई कर देना है डिस्टेंस से, तो वह आपका सेंटर ऑफ मास निकाल के दे देगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग एक लेके चलें, ये आपका 6 किलोग्राम का बॉडी है और ये आप लोगों की 4 किलोग्राम की एक बॉडी है, और इनके बीच की दूरी जो है वह है 2 मीटर। तो इनका जो COM होगा वह क्या होगा, सिंपल सा है, आपको किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, चलिए बिगर मास के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 0 हो गया, तो ये 4 इंटू 2 ओवर 6 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 10, 4 टू जा 8 बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा 0.8, यानी कि 1 से भी कम दूरी पर जो सेंटर ऑफ मास होगा वह यहाँ पर होगा। और अगर आप 4 से कैलकुलेट करना चाहो, ये हम क्यों इसमें थोड़ा समय लगा रहे हैं, क्योंकि हमने रोटेशनल डायनामिक्स को लर्न में चैनल पर कवर नहीं किया है, बाकी काफ़ी यूनिट कवर कर चुके हैं, तो ये आपको सिंपल सा एक COM क्लियर हो जाए इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर है, आप चाहें तो वीडियो को स्किप करके आगे भी जा सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें 4 किलोग्राम से, तो वह क्या हो जाएगा, 4 किलोग्राम से कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये ओरिजिन हो गया 0,0, तो 6 से मल्टीप्लाई करना है आपका 2 का, डिस्टेंस 2 है, और नीचे सेम 6 प्लस 4 10, तो 6 टू या 12 बाई 10 1.2, तो यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास होगा वह 1.2 मीटर दूरी पर होगा। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हो जो सेंटर ऑफ मास दो अनइक्वल मासेस का है वह क्लोजर है हैवियर पार्टिकल के। हैवियर पार्टिकल क्या हमारा 6 किलोग्राम का, तो इसके पास में होता है। क्लियर है, आई होप आपको ये अच्छी तरीके से याद रहेगा, अब रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जुपिटर इज, यानी कि जो बृहस्पति की कक्षीय गति होती है वह क्या होती है। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी लेस देन द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि आपका सन है, इसके सराउंडिंग में ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में आपके डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, तो यहीं पर कहीं आपकी अर्थ होगी और ये फर्स्ट ऑर्बिट नहीं है, ठीक है। तो जो आपका जुपिटर है वो आपका दूर है सन से इन कंपैरिजन टू अर्थ, अर्थ आपकी थोड़ी पास है, यानी कि अगर आपकी ये अर्थ है तो ये जुपिटर है। ऑर्बिटल स्पीड का अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम लोग निकाल सकते हैं, वो क्या होगा, v ऑर्बिटल इक्वल्स टू 2 पाई r ओवर t। t क्या है, ऑर्बिटल टाइम पीरियड, यानी कि एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है अर्थ को, लगभग 1 साल का लगता है, और जो आपका जुपिटर होता है उसको लगभग 11 पॉइंट समथिंग ईयर लगते हैं। क्लियर है, तो ऑर्बिटल स्पीड किस तरीके से निकालने हैं, जो r है वो आपकी रेडियस हो गई यहाँ से, या डिस्टेंस मान लीजिए सिंपल,
और फ्रॉम केपलर्स लॉ हमें रिलेशन पता है टाइम पीरियड और रेडियस के बीच में, तो वह टी की वैल्यू आपको देगा k डैश r की पावर 3/2, और जब हम इसे यहाँ पर पुट करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी में तो v हमारा v नॉट जो होगा और v ऑर्बिटल जो होगा हमारा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के यानी कि डिस्टेंस के, तो जो जितना दूर होगा उसकी ऑर्बिटल स्पीड उतनी ही कम होगी। क्लियर है? तो लेस देन द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, द प्रेशर इनसाइड द टू सोप बबल इज 1.01 एंड 1.02 atm, द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वॉल्यूम्स। यानी कि वॉल्यूम्स का यहाँ पर आप लोगों से रेशियो पूछा गया है, प्रेशर आप लोगों को दो बबल्स के दे रखे हैं। आई होप आप सभी पर ये सॉल्व हो गया होगा। जिन स्टूडेंट्स से नहीं हुआ वो लोग देख लीजिए किस तरीके से करना है। जिन स्टूडेंट्स का आंसर ऑप्शन नंबर बी 8:1 आ रहा है उन सभी का आंसर करेक्ट है। तो हमें सबसे पहले एक्सिस प्रेशर कैलकुलेट करना होगा सोप बबल्स में। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें फर्स्ट बबल के लिए एक्सिस प्रेशर, वो होता है आप लोगों का 4s/r। तो अगर हम लोग फर्स्ट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 4s/r1 हो जाएगा। s क्या है? सरफेस टेंशन। तो वह क्या हो जाएगा 1.01 - 1 विच इज इक्वल्स टू 0.01 4s/r1 फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा 0.02 4s, s कैपिटल है, r2। तो यहाँ से हम लोग अगर इन्हें डिवाइड करें सेकंड अपॉन फर्स्ट करें अगर हम लोग, तो 0.02 ऊपर 0.01 नीचे और 4s से 4s कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो R2 आपका नीचे आ जाएगा, R1 ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? तो R1 और R2 में रिलेशन आ गया, R1 इज 2 टाइम्स ऑफ R2। अब हमें वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है। तो जो सोप बबल होते हैं वो आपके स्पेरिकल शेप में होते हैं और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr3। तो अगर हम लोग वॉल्यूम निकालें V1/V2 अगर हम लोग करें तो 4/3 πr2 का क्यूब, ये R1 का क्यूब हो गया। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया। अब हमारा सिंपल आ गया R1/R2 का क्यूब। तो R1 जो है आप लोगों की 2 टाइम्स है R2 के, ठीक है। तो आप लोग वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2R2 का क्यूब, 2 का क्यूब और R2 का क्यूब, और नीचे भी R2 का क्यूब। R2 क्यूब से R2 क्यूब कैंसिल, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो ये आपका जो रेशियो है वह क्या हो गया 8:1। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि यहाँ पर आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस दे रखे हैं सेम तापमान पर, एंड द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज 16 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये सिंपल है, यानी जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास है वह 16 टाइम है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के मास से। देन द रेशियो ऑफ देयर RMS स्पीड इज, यानी कि RMS स्पीड का जो रेशियो होगा वह क्या होगा। ये सिंपल से आप लोगों का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में से क्वेश्चन है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा, और जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी 1:4 को चुना है या उनका आंसर 1/4 आया है उन सभी का आंसर राइट है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए RMS स्पीड क्या होती है। RMS स्पीड होती है आप लोगों की √3RT/m। तो यहाँ पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट दे रखा है आपको, ठीक है, दोनों का सेम दे रखा है। तो जो RMS है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, मास के। तो हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का रेशियो निकालना है। तो C ऑक्सी रखिए, ऑक्सीजन, और C यहाँ पर रखिए, ये देखिए CRMS, ये आप लोगों का हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएंगे, दोनों इनवर्सली हैं। तो मास ऑफ हाइड्रोजन ओवर मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/16 विच इज इक्वल टू 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल था। इसी टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको फॉर्मूले थोड़े थोड़े याद होने चाहिए, आपको ये रिलेशन पता होने चाहिए, आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ड्यूरिंग द वन कंप्लीट ऑक्सिलेशन इज इक्वल्स टू, यानी एक पूरे दोलन के दौरान एक साधारण लोलक की डोरी द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है। टोटल एनर्जी ऑफ पेंडुलम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेंडुलम या जीरो। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। जिन स्टूडेंट्स का आंसर ऑप्शन नंबर डी 0 आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है।
वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन यहाँ पर बोला गया है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह क्या हो जाएगा 0, बिकॉज हमें वर्क कैलकुलेट करना है। वर्क बराबर क्या हो गया एफ एस, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा 0 हो गया तो वर्क डन भी क्या होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10, द पोलैरिटी ऑफ अनमार्क्ड हॉर्सशू मैग्नेट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग, यानी कि जो अनमार्क्ड हॉर्सशू मैग्नेट है, यानी ये आपकी कुछ मैग्नेट है, ठीक है, तो ये आपकी अनमार्क्ड हॉर्सशू मैग्नेट है, तो इसकी जो पोलैरिटी है, यानी कि यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा, उसे हम लोग किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी अब मैग्नेटिक कंपास को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। मैग्नेटिक कंपास को अगर हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो जिस डायरेक्शन में इसका नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होगा वहां पर क्या होगा साउथ पोल। अगर ये इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साउथ पोल, यहाँ पर नॉर्थ पोल आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, यानी कि व्यास के विपरीत बिंदु के बीच में प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, यानी 16 ओम के प्रतिरोध के एक तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी 4 ओम को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। और जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया वो लोग देख लीजिए किस तरीके से करना है। एक आपका वायर था जिसकी रेजिस्टेंस 16 ओम थी जब ये स्ट्रेट था, और इसको जब कन्वर्ट किया गया सर्कुलर फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से रेजिस्टेंस होगी इसकी, ठीक है, तो इसका डायमीटर होगा, वी नो दैट डायमीटर होगा इन सभी का। तो इसके जो अपोजिट एंड है यानी व्यास पर इसका आप लोगों को रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर हम लोग ए और बी इसको मान लें तो ये जो रेजिस्टेंस है वो हमारी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो जो हमारा रिजल्टेंट सर्किट बनेगा वह कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये हमारी जो रेजिस्टेंस है वो डिवाइड हो चुकी है, यहाँ पर 8 ओम है, यहाँ पर भी 8 ओम है। अब ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट बन चुका है, बहुत ही ईजी है। हम लोग आपको रिकमेंड करते हैं हमेशा RP निकालने के लिए आप लोग यूज़ कीजिए R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, और जब आपकी रेजिस्टेंस सेम हो तो सिंपल सा आप लोग R/2 कर दीजिए। क्लियर है, तो R की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 8 ओम है, 8/2 करिए 4 ओम आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, 8 × 8 64, 8 + 8 16 एंड 64/16 विच इज इक्वल टू 8/2 विच इज इक्वल टू 4 ओम, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रेज व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर। जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है, और इसे आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो। जैसे कि आपका कोई प्लेन मिरर है और इस पर लाइट नॉर्मली पास हो रही है, तो जो हम लोग इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल कैलकुलेट करते हैं वह हम नॉर्मल एक्सिस से करते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से अगर आपकी रेस पड़ती है तो आई आपका बराबर होता है आर के। लेकिन जब नॉर्मली जा रही है तो जो एंगल होगा नॉर्मल एक्सिस से इंसिडेंट रेस के बीच में और रिफ्लेक्टेड रेस के बीच में क्या होगा 0 डिग्री। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी यानी ऑडियो वेव ऑन द कैरियर वेव इज नोन एज, यानी कि उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं जब हम लोग सुपर इम्पोज करते हैं, अध्यारोपण करते हैं संकेत का वाहक तरंगों के साथ यानी कैरियर वेव्स के साथ। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी मॉड्यूलेशन को चुना है उन सभी का आंसर राइट है, इसे हम लोग मॉड्यूलेशन बोलते हैं यानी मॉड्यूलन बोलते हैं। और ये आपका सिंपल सा किस लिए किया जाता है, सिग्नल को बहुत दूर भेजने के लिए, फर्देस्ट, क्योंकि जो हमारी हाइट ऑफ एंटीना होती है h वह क्या होती है डिस्टेंस बाई 4। तो अगर आप लोग 100 किलोमीटर पर अपनी सिग्नल को भेजना चाह रहे हो तो आपको 25 किलोमीटर का क्या लगाना होगा एंटीना, विच इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, जो कि असंभव है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा सिग्नल फ्रीक्वेंसी को कैरियर वेव्स के साथ जोड़कर ट्रांसमिट करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारा सिग्नल है वह दूरी तक ट्रांसमिट हो सकता है। क्लियर है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है वो वीडियो को जाकर देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है आप लोग देखिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14, इफ एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड नॉर्मली थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यानी चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है लंबवत, तो जो अल्फा पार्टिकल का
पाथ होगा फील्ड के अंदर वह कैसा होगा, सर्कुलर, पैराबोलिक, इलिप्टिकल, स्ट्रेट लाइन। इस टाइप से हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको सारे इस टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लेना है, याद रख लेना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। और जो प्रीवियस ईयर वीडियो का एक पेपर है आप उसे भी लगाइए, तो वहां पर आपको ये तीनों बताए गए हैं। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए सर्कुलर को चुनना है उन सभी का आंसर राइट है। अल्फा पार्टिकल आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल आप लोगों का हीलियम न्यूक्लियस होता है 2He4। तो ये आपका जब नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका पाथ सर्कुलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। हर बार वेव रेडिएशन में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से, तो आप लोग उस ऑर्डर को जरूर याद करके जाइएगा। हर बार एक क्वेश्चन बनता है, तो वह कुछ भी पूछ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में पूछ सकते हैं, वेवलेंथ ऑर्डर में पूछ सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का आंसर ऑप्शन नंबर बी इंफ्रारेड रेज, ग्रीन, अल्ट्रावायलेट एंड हार्ड एक्स रेज आ रहा है, उन सभी का आंसर राइट है। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे ग्रीन कौन सी रेज हो गई, हमने तो पढ़ी नहीं है। आप लोगों ने विजिबल रेज पढ़ा है, तो वही है ग्रीन रेज। विजिबल रीजन में ही आपके 7 कलर आते हैं वेव की ओर, तो उनमें से कोई सा भी कलर आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, सिंपल सा इस टाइप से ऑर्डर टिक करना है। और आप लोग इसे याद रखिए, इसका जो ऑर्डर रहता है वह कुछ इस तरीके से रहता है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेज, फिर आता है आप लोगों का विजिबल रीजन जिसमें ग्रीन, रेड, ब्लू 7 कलर हो सकते हैं, फिर आता है आप लोगों का अल्ट्रावायलेट रेज, फिर आता है आपका एक्स रे, देन आपका आता है गामा रेज। क्लियर है? तो आप लोग इसे एक तरीके से याद रख सकते हो। आपको अगर पहले से याद है तो आप स्किप कर दीजिए इस पार्ट को, अगर आपको नहीं है याद तो आप लोग इसे इस तरीके से याद रख सकते हो, राहुल्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा निमोनिक्स है, अगर आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए, आपको आसानी रहेगी। ये वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और इस ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है, म्यू आपका बढ़ रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16, एन आइडियल हीट इंजन एग्जॉस्टिंग हीट एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज टू हैव 25% इफिशियंसी, इट मस्ट टेक हीट एट। यानी कि एक आइडियल हीट इंजन है जिसकी इफिशियंसी 25% है और वह हीट आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकाल रहा है, तो वह हीट कितने तापमान पर लेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इफिशियंसी के ऊपर पिछली बार कई क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स का आंसर ऑप्शन नंबर ए 127 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। किस तरीके से, जैसे कि आप सभी को पता है एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, 1 - T2 ओवर T1। T1 क्या होगा, सोर्स, T2 क्या होगा, सिंक। तो हमें किसका टेम्परेचर निकालना है, सोर्स का निकालना है, ठीक है। जिस पे हीट लेता है वह सोर्स बोलते हैं हम, और जितने पे एग्जॉस्ट करता है उसे हम लोग सिंक बोलते हैं। क्लियर है? सिंक आपका सिंपल सा हीट कलेक्टर। तो इफिशियंसी आपको दे रखी 25%, का मतलब 100 से डिवाइड देना है, 25/100। 1 - आपको अब T2 की वैल्यू दे रखी है या T1 की, देखिए हीट एग्जॉस्ट कर रहा है यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखी है, यानी कि आपको इसको केल्विन में रखना होगा। 27 + 273 कितना हो जाएगा, 300, और T1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 बराबर 1 - 300/T1। इसको उधर लेके गए तो यहाँ से 300/T1 आपका बराबर हो जाएगा 1 - 1/4 के, जो कि आपको देगा 3/4। 3 से 300 100 टाइम कैंसिल, और T1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 400 केल्विन। यहाँ पर आप लोग देखिए ऑप्शन में 400 डिग्री सेल्सियस भी दे रखा है। कुछ स्टूडेंट्स जल्दी में एग्जाम में ये गलती जरूर करेंगे, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है आपका आंसर किस में आ रहा है, केल्विन में आया है। अभी इसको आपको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना होगा, और सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करोगे तो 127 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्लियर है? ये आपको गलती नहीं करनी है, जल्दबाजी में हमेशा गड़बड़ होती है, तो प्लीज इस बात का जरूर ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग की ओर नहीं जाना है, क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17, इफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इंक्रीज बाई 3 टाइम द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है वह 3 गुना बढ़ रही है, तो जो कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी है वह क्या होगी। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी संधारित्र की जो एनर्जी डेंसिटी है, ऊर्जा घनत्व है, वह आपका 9 गुना बढ़ जाएगा।
किस तरीके से, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है E, और जो कि आपका फॉर्मूला होता है F/Q, लेकिन ये हमारे अभी काम का नहीं है। और अभी हमें एक रिलेशन हमें पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि क्या होता है -dB/dr, तो यही हमारे काम का है। E आपका अगर 3 टाइम हो रहा है तो dB भी आपका 3 टाइम हो गया। ये क्यों निकालना है, क्योंकि हमें कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, U बराबर ½ CV²। तो V की वैल्यू क्या हो रही है, 3 गुना बढ़ रही है, तो जो U की वैल्यू होगी यही हमसे पूछा गया है, वह कितनी टाइम हो जाएगी, 9 टाइम, 3 का स्क्वायर 9। सिंपल है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18, टू इंक्रीज द स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर टू ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू वी नीड टू कनेक्ट अ शंट, यानी हमें शंट की कितनी वैल्यू रखनी चाहिए जो स्केल है गैल्वेनोमीटर का वह दुगना हो जाए। तो जिन स्टूडेंट से वो अच्छी बात है, जिन स्टूडेंट से नहीं हो रहा है वो लोग देख लीजिए किस तरीके से करना है, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, S=G। तो सिंपल सा हमें पता है S बराबर क्या होता है, IG/I-IG इंटू G। G आपकी क्या है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, IG क्या है, करंट इन गैल्वेनोमीटर, I क्या है, करंट सप्लाई टू द सर्किट, और IG आप लोगों का फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। तो स्केल आपका दुगना हो रहा है, तो I की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पर 2IG, ठीक है। ये अगर आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया तो आपका आंसर यहीं पर है। तो जैसे आप लोग इसे पुट करोगे 2IG - IG, IG बचेगा, IG से IG कैंसिल हो जाएगा, तो S बराबर क्या आ जाएगा, G। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल अ 1 हेनरी इंडक्टर हैव अ रिएक्टेंस ऑफ 100 पाई ओम। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर चेक। जिन स्टूडेंट्स का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। किस तरीके से, यहाँ पर आप लोगों को एक्सएल दे रखा है 100 पाई ओम, ठीक है, लिखा हुआ है रिएक्टेंस, इंडक्टर की इंडक्टेंस दे रखी है यानी कि एल दे रखी है 1 हेनरी, फ्रीक्वेंसी आप लोगों से पूछी गई। तो यहाँ पर हमें पता है एक्सएल बराबर क्या होता है 2 पाई एफ एल, तो एफ की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है, तो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई एल, एक्सएल की वैल्यू 100 पाई, 2 पाई और एल की वैल्यू 1, तो पाई से पाई कैंसिल, 100 2 टाइम, 2 से 100 50 टाइम, तो 50 हर्ट्ज आप लोगों को क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगाना था, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20, द डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर, यानी जो आपका डॉपलर इफेक्ट होता है वह किसके लिए एप्लीकेबल होता है, लाइट वेव, साउंड वेव या दोनों। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। किस तरीके से, लाइट, आप लोगों ने डॉपलर इफेक्ट को साउंड वेव्स के लिए तो सुन ही रखा होगा, यह लाइट वेव्स के लिए भी एप्लीकेबल रहता है। किस तरीके से, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। ये आपका रिलेटिव बॉडीज के बीच में आपका एक्सप्लेन करता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रिलेशन को। कहने का मतलब ये है, आप लोगों को ट्रेन का एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल लगेगा, जैसे कि आप लोगों से ट्रेन अगर दूर है और वह हॉर्न प्रोड्यूस कर रही है, तो जो आपको आवाज़ सुनाई देगी वह क्या होगी, कम होगी, और हम लोग आवाज़ किस में सुनते हैं, हर्ट्ज में, यानी फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होगी, कम होगी। म्यू बराबर क्या होता है C/λ, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा। और जब ट्रेन आपके पास आती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ कम होती है, तो इसी रिलेशन को ये एक्सप्लेन करता है, तो इसी को हम लोग डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। ये साउंड के लिए हो गया। और अगर आप लोग बात करें लाइट के लिए, यानी कि जब लैम्डा चेंज होगा तो कलर भी आप लोगों का क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यह कैसे एप्लीकेबल है, डॉपलर इफेक्ट आप लोगों का फिर से वही सेम बताता है। और अगर हम लोग बात करें लाइट वेव्स के लिए, तो लाइट वेव्स में जैसे ही वेवलेंथ चेंज होती है वहाँ पर कलर चेंज हो जाता है, ये हम लोग अपने एटॉमिक स्पेक्ट्रम में पढ़ चुके हैं। तो शॉर्ट वेवलेंथ होती है हमारी वॉयलेट कलर, या अगर हम एग्जाम्पल लें ब्लू कलर, और लार्ज वेवलेंथ होती है हायर वेवलेंथ रेड कलर। तो जब आपका कलर, जब आपकी लाइट जो कि गैलेक्सी में देखने को मिलती है, वो अगर पास होती है तो ब्लू कलर दिखता है और दूर होती है तो रेड कलर दिखता है। ये सिंपल सा फिनोमेना है जो आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। डॉपलर इफेक्ट आप लोगों ने साउंड के लिए अगर पढ़ रखा है तो ये लाइट के लिए भी एप्लीकेबल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर। आयोनाइजेशन पावर क्या होती है, अगर आपको ये पता है तो आप इसे इजीली कर पाओगे।
तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए अल्फा रेज को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। आयोनाइजेशन पावर क्या होती है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। तो आयोनाइजेशन पावर क्या है, जैसे कि आपका न्यूक्लियस है और इसमें आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी इसको देनी पड़ेगी उसे हम लोग आयोनाइजेशन पावर बोलते हैं। जिसके पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आयोनाइजेशन पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि उसे हमें बहुत ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो यही आपका सिंपल सा बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक करने वाला पावर है, आयोनाइजेशन पावर। तो अल्फा के पास आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बीटा के पास आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता है, गामा आपकी एनर्जी वेव है और न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है। क्लियर है। तो जो ऑर्डर रहेगा वह क्या रहेगा, अल्फा की ज़्यादा रहेगी, बीटा कम, देन आपका गामा। तो आप लोग इसे ध्यान रख सकते हैं। आप लोगों से अगर ये किसी और एटम के लिए पूछ लेता है, गैसेस एटम के लिए बात होगी, उनके लिए अगर ये पूछ लेता है तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, यानी एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन पावर आल्सो इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग का एटम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन जो हम धीरे धीरे जाएंगे तो जो साइज होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉनों को पास खींच लेगा, तो उससे जो साइज होगा एटम का वह कम होता जाएगा, और जितना ज़्यादा साइज कॉम्पैक्ट होगा यानी कि उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो उसे आयोनाइजेशन पावर हमें ज़्यादा देनी होगी। आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। सिंपल सा फिनोमेना आप याद रख सकते हैं, जिसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसी की आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट विस्कोसिटी। लोएस्ट विस्कोसिटी आप लोगों से पूछी गई है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, शांता आप लोगों से पूछी गई है। वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए। तो जिन स्टूडेंट्स का आंसर ऑप्शन नंबर बी वाटर आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। लोएस्ट विस्कोसिटी होती है यानी कौन कितनी आसानी से बह जाएगा, जो जितनी आसानी से बह जाएगा उसकी विस्कोसिटी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23, इफ incoming photon of energy 6 electron volt strike an element with the work function of the 2 electron volt, the maximum kinetic energy of ejected electron is। यानी कि आपका एक इनकमिंग फोटोन है जिसकी एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वह किसी एलिमेंट से स्ट्राइक कर रहा है जिसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होंगे यानी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। बहुत ही सिंपल है, ये आपका कोई एलिमेंट है, इस पर आपकी लाइट आई और ये आपका रिफ्लेक्ट हो, तो इसकी थी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका जो वर्क फंक्शन है फाई है वह है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो निकल कर जा रही है वह कितनी होगी यही आप लोगों से पूछा गया है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो वह क्या हो जाएगा, सिंपल सा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 6 - 2 विच इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही सिंपल है, जितना वर्क फंक्शन है उसको माइनस कर दीजिए जितनी आई, और अगर ये कम होती है वर्क फंक्शन से तो ये निकल कर ही नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24, इफ समेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू 0 देन इट इज सेड टू बी इन। यानी कि जो समेशन है फोर्स का बॉडी के लिए वह अगर 0 है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल, मोशनल या नन ऑफ दिस। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है, और जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है वो स्टूडेंट्स देख लीजिए किस तरीके से करना है। अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले ट्रांसलेशन मोशन पता होना चाहिए। ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, ये आपकी अगर कोई बॉल है और इसको सिंपल सा खींच के ले जा रहे हैं, ठीक है ना, रोटेट नहीं कर रही है, और एक बॉल है जो कि आप अपनी फिंगर पर रोटेट कर रहे हो, फुटबॉलर को देखते हैं तो वो जब घुमाता है अपनी उंगली पर तो उसे हम लोग रोटेशनल मोशन बोलते हैं। और अगर ये बॉल ज़मीन पर आप लोग फेंक देते हो तो ये घूमते घूमते आगे की डायरेक्शन में बढ़ती है यानी रोटेट होती है, जैसे कि आपका साइकिल का पहिया। क्लियर है, तो वह आपका रोटेशनल डायनामिक्स कहलाता है। क्लियर है, दोनों मोशन होते हैं, ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशनल। आई होप आपको ये दोनों मोशन क्लियर हुए होंगे। लेकिन जब फोर्स आपकी समेशन ऑफ फोर्स आपका 0 हो जाता है तो उसे हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और जब आपकी टॉर्क 0 हो जाती है यानी कि समेशन ऑफ टॉर्क आपका 0 हो जाता है तो उसे हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं।
टॉर्क से मतलब है दोनों साइड का मोमेंटम यानी LHS और RHS आपका 0 हो जाता है या बराबर हो जाता है तो वह आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। तो इस समय क्या है, समेशन ऑफ फोर्स आपका 0 है तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब आपका लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है। यहाँ पर आप लोगों से मैग्निफिकेशन पूछा गया है। कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, डी आपकी 36 सेंटीमीटर है। तो अब आप लोगों को सिंपल सा मैग्निफिकेशन बताना है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और नोट्स के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं लर्न में डिफेंस ऐप को। फ्री प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं लर्न में ऑनलाइन टेस्ट ऐप को, बिल्कुल फ्री है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लर्न में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट शानदार मॉक टेस्ट में। थैंक यू।